डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली जो भी वीडियो मैंने बनाई हैं वो सभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर के बनाया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जो 10 क्वेश्चन शुरुआत में आते हैं उसको आप अच्छे से और सही ढंग से कर सकें। इसके लिए प्रिपरेशन हम पहले से कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में जब भी आपका एग्ज़ाम आए तो उसमें आप बेहतर कर सकें और अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। मैं आपको यहाँ पर रीज़न के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताता हूँ, जिससे आपको अधिक समय तक याद रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है। विद्युत रसायन के मैंने 2 वीडियो 2 लेक्चर भी डाले हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आपको जो भी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूज़न है वो वहाँ से दूर हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो पहले देखिए, मैं बूस्टर सेशन इस बार लेके आया हूँ। बूस्टर सेशन का मतलब है कि ऐसे जो भी टॉपिक हैं आपको पहले ही बता दूँ, जिससे क्या हो जाए कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिर से बन जाएं, आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। तो ये बूस्टर सेशन का मतलब है हर एक चीज़ को रिकॉल करना। रिकॉल का मतलब आपको दोबारा याद दिलाना कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें आपको याद दिला देता हूँ। जैसे देखिए, इसमें हमको सबसे पहले ये जानना होता है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ये बात पता होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, तो देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए ऑक्सीडेशन का। मान लीजिए Zn है और Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। देखिए ऐसे। तो अगर Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका मतलब है Zn के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 का आ जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस ही ऑक्सीकरण है। मतलब किसी एटम, किसी परमाणु से या किसी आयन से क्या निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण में देखिए क्या होता है, ऑक्सीकरण में हमेशा जो चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा और माइनस चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लस चार्ज हमेशा ऑक्सीकरण में बढ़ता है। ओके, तो ये ऑक्सीकरण कहलाता है। अच्छा भाई, अब दूसरा देखिए एग्जांपल। दूसरे को हम कहते हैं अपचयन। दूसरे को कहते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण है, एक अपचयन है। अपचयन का इंग्लिश वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन ये 2 चीज़ें होती हैं। अपचयन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कॉपर पे प्लस चार्ज पहले से था और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसा। तो देखो +2 था और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब है अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये जो हमने यहाँ लिखा है ये अपचयन का रिएक्शन लिखा हुआ है। और अपचयन में होता क्या है, तो देखिए प्लस चार्ज कम होता है। देखिए +2 था और यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया है। तो प्लस चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसी प्रोसेस है, अब मानिए कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण कहते हैं इसको, है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ये दोनों प्रक्रिया हो रही है। सपोज करिए एक ही रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन एक हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हिंदी अंग्रेजी बराबर है, हिंदी में भी रेडॉक्स लिखा जाएगा, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब है कि उसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका दे दिया। अगली बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए। अगली बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई छड़ है, ऐसा पतला बना देना तब अच्छा लगेगा देखने में। देखिए ऐसे कोई रॉड है
और उस रॉड को क्या करिए, उस रॉड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए। ये देखिए, मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने आयरन का रॉड लिया ऐसा, और इसको डिप किस में कर दिया, आयरन के सल्फेट में ऐसे। तो ये अब क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड की तरह कम काम करने लगेगा। कब काम करेगा ये, जब किसी भी मेटल को या किसी भी सब्सटेंस को उसके आयन में क्या किया जाए, डिप कर दिया जाए। डिप मतलब डुबा दिया जाए, तो तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। यानी अब इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अब इसका बिहेवियर हो जाएगा इलेक्ट्रोड की तरह, ELECTRODE, इलेक्ट्रोड की तरह हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भाई, अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E से लिखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, E से लिखते हैं। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है तो ऊपर एक नॉट लगा देते हैं। इसका मतलब है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है कि जब सांद्रता 1 मोलर हो जाएगी, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और जो प्रेशर है वो हो जाएगा 1 एटमॉस्फियर, तो सब कुछ आइडियल हो जाए, तो उस समय जो पोटेंशियल मिलता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस बात को भी समझ जाइएगा। अब देखिए आगे, आगे देखिए, अब देखिए क्या है, अगर हम अब बात करते हैं किसका, रिफरेंस, मतलब एक आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रो, ऐसे लिख दे रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे लिख दे रहे हैं। इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसके लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं वो कितना माना जाता है, 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसको हमेशा 0 मानते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है किसी दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये रेफरेंस है, यानी इसको रेफरेंस की तरह मानते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है या जो पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना गया है, वो 0 माना गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, हम जो है सेल के बारे में ही पढ़ते हैं कि सेल जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में जो सेल है वो वास्तव में कौन सा सेल है, तो हमारे कोर्स में जो सेल है उसको हम कहते हैं, उसका जो नाम हम लिख दे रहे हैं, नाम सीधे सीधे यहाँ पे, उसका नाम क्या है, तो उसको हम पढ़ते हैं डैनियल सेल पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नाम इसका डैनियल। देखिए डैनियल सेल, ये हमारे कोर्स में है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल हमारे कोर्स में है, इसको हम जो है पढ़ते हैं। तो डैनियल सेल के बारे में थोड़ा सा जान जाइए, डैनियल सेल कैसा होता है। तो अगर डैनियल सेल की हम बात करते हैं तो देखिए डैनियल सेल में देखिए ऐसे 2 कंपार्टमेंट होंगे, और देखिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा होगा और एक इलेक्ट्रोड यहाँ, और दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे, और साथ में इसके और इसके बीच में एक जो है यू आकार का एक ऐसे ही सॉल्ट ब्रिज लगा होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये भी इलेक्ट्रोड है, ऐसे ऐसे, ये सॉल्यूशन है ऐसे। ओके, अब देखिए इसमें जो है, अगर इधर हमने क्या लिया, जिंक रॉड लिया है इस साइड में, तो इधर क्या होगा, कॉपर होगा, कॉपर का रॉड ऐसे। तो ये जो जिंक रॉड है ये कैसा बिहेव करेगा, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, एनोड की तरह। और कॉपर कैसा तब बिहेव करता है, कैथोड की तरह। कॉपर कैसा बिहेव करता है, कैथोड, ये ई लिखा है, कैथोड, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। एनोड देखिए, हमेशा एनोड का जो सिरा होता है वो निगेटिव होता है ऐसे, और जो कैथोड का सिरा होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड पर हमेशा जो रिएक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीकरण का होगा, यानी इधर हमेशा रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन का होगा। किस पर, एनोड पर। और कैथोड पर कैसा रिएक्शन होगा, रिडक्शन का, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया एनोड पर होती है और अपचयन की प्रक्रिया कैथोड पर होती है। और देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, हमेशा माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर, मतलब बाहर के साइड में देखिए ऐसे ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखिए माइनस सिरा यानी एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, माइनस पोल से प्लस पोल की तरफ जाएगा,
ओके, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए सॉल्ट ब्रिज है बीच में लगा हुआ, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या करता है, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स होने से बचाता है और दोनों साइड में आयन के कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। ये दो मेन इसका काम है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं हिंदी में, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जो डैनियल सेल है ये गैल्वानिक सेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गैल्वानिक सेल का, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक आता है इक्वेशन होता है नस्ट इक्वेशन, तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, NERNST, ये नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन भी ध्यान रखिएगा सभी को कि नस्ट इक्वेशन होता क्या है। तो नस्ट इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो नस्ट इक्वेशन को लिखने का तरीका देखिए है, अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाता है और ये प्लस लिख दिया जाएगा और वैल्यू होती है 2.303 अपॉन NF ऐसा इंटू RT होता है, R इंटू T होता है और फिर होता है लॉग और ऊपर हो जाएगा Mn प्लस, यानी Mn प्लस का मतलब रिडक्शन और नीचे हो जाएगा M। ये इसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि E इज इक्वल टू E0 प्लस 2.303 इंटू RT अपॉन NF लॉग Mn प्लस अपॉन M। क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये तो आपका ये आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, इसको तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये 2.303 कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। R का मतलब क्या है, R का मतलब है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। R को क्या कहते हैं, गैस नियतांक कहते हैं। T क्या है, तो T को कहते हैं परम ताप। क्या कहते हैं T को, परम ताप ऐसे बोलते हैं, ये T है। और परम ताप इसको हमेशा केल्विन में लेते हैं जो T होता है। N है कितना इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी आयन या एटम से बाहर जा रहा है, तो N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। F को क्या कहते हैं, F को कहते हैं फैराडे नियतांक। ये जो F यहाँ पर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है फैराडे नियतांक। एक मिनट, इसको यहाँ से हटा दे तो लिख देंगे तब। F का मतलब है फैराडे नियतांक। तो F को हम किससे लिखते हैं, देखिए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फैराडे नियतांक इसको। तो F का वैल्यू होता है, F की वैल्यू बता दे रहे हैं अभी आपको, देखिए तो F को हम कहते हैं फैराडे नियतांक, फैराडे, देखिए ऐसे वहाँ पे 2 मात्रा लगेगा, फैराडे नियतांक। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 96500, इतना कूलम्ब, इतना इसका कूलम जो है वैल्यू 96500, 00 है, ये इसकी वैल्यू होती है। और क्या बचा, लॉग है, ये Mn प्लस का मतलब है कि जिसका रिडक्शन हुआ होगा उसको रखते हैं वैल्यू, और M का मतलब है मेटल, इस M को हमेशा 1 माना गया है, तो M जो है सॉलिड स्टेट में मेटल है, तो ये इसकी वैल्यू है। और तो यहाँ से हम समझ गए, नेक्स्ट इक्वेशन भी समझ गए हैं। तो इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है बूस्टर सेशन में, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन अब करते हैं। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए। अब देखिए हमें बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही समझ जाओगे क्या आंसर होगा। अब इससे पहले बहुत समझाना आपको पड़ता, समझ भी आपको नहीं आता, इसीलिए बूस्टर सेशन मैंने एक नया इंट्रोड्यूस किया है कि पहले आपको कुछ समझा दे तब क्वेश्चन लगवाएं आपसे। देखिए लिखिए, क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। अब बताइए भाई कौन सी प्रक्रिया होगी। इज द प्रोसेस इन विच द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेज ऑन एन आयन, ये कह रहा है। तो भाई बताइए, अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले आपको बताया है कि भाई देखिए क्या होगा, कैसी प्रक्रिया होगी। तो इस प्रक्रिया को समझते हैं कैसा होगा। देखिए मान लीजिए, देखिए अभी मैंने कहा था आपको, एक मिनट इसको फिर से लेते हैं। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि जिंक था ऐसे, तो देखिए जिंक को हमने बताया कि Zn हो जा रहा, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ऐसे, तो +2 आ गया ऐसे। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, तो
तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ने का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने का ये मतलब होता है कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसी है? तो वो प्रक्रिया किसकी है? ऑक्सीकरण की है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो इसे क्या लिख देंगे? ऑक्सीकरण। ठीक, तो लिखेंगे ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है। ओके, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए आसान हो गया आपके लिए, सिंपल सा। तो ये होगा इसका आंसर, ऑक्सीकरण हो जाएगा। दूसरा देखिए, किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? बताओ भाई किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? ओके, देखते हैं, चलो भाई देखते हैं किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है। ओके, तो देखो यहाँ पे तो कॉपर सल्फेट लिखा है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है, देखो यहाँ पे लिखते हैं, चलो देखो देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर पे +2 चार्ज है, देखो सल्फेट पे -2 का चार्ज है। अब देखो Zn लिखा है, तो Zn पे देखो कोई चार्ज नहीं है तो 0 माना जाएगा। फिर एरो लगाते हैं, ऊपर ले चल रहे हैं, देखो तो आसान हो जाएगा। देखो Zn पर +2 चार्ज है और SO4 पर फिर -2 चार्ज है इस वाले पोर्शन में, और फिर देखो Cu पे 0 है। तो अब देखो ये +2 से देखो 0 हो रहा है, ठीक, और देखिए 0 से +2 हो रहा है, यानी इसका देखो प्लस वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और देखो इसमें प्लस चार्ज कम हो रहा है, तो ये +2 से कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसका अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है। तो अगर ये दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बताया है मैंने आपको? याद आया आपको क्या बताया है मैंने? तो ऐसे रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे रिएक्शन को हम जानते हैं किस नाम से? अभी कुछ समय पहले बताया था, इसीलिए बूस्टर वाले में, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये रेडॉक्स का उदाहरण है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? रेडॉक्स लिख देंगे। तो ये आपके लिए आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न अपक्रिया में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है? अब भाई देख के सब कुछ बताओ जल्दी से, खुद भी लगाया करिए क्वेश्चन। देखो भाई, देखो Na, इधर देखो Na के ऊपर देखो चार्ज होगा 0, ठीक, देखो Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ओके, अच्छा भाई अब देखो Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 2Na, और ये क्या है भाई? Cl2, Cl2 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। अच्छा देखो बदला किस में? ये बदला Na+ में, और ये बदला Cl- में। तो देखो भाई 0 से ये प्लस हुआ है, तो बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। और ये 0 से देखो माइनस हुआ है, तो ये घटा है कि बढ़ा है? ये घटा है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो इसका क्या हुआ? इसका हुआ है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हुआ। और Cl का क्या हुआ? अपचयन हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, पूछ रहा है किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हुआ है। तो देखिए कहिए, Na का Na+ में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हुआ था। अभी को देखा गया है, यही तो हुआ था। और कहिए कि Cl2 का Cl- में क्या हुआ है? अपचयन यानी रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। ये देखिए पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो समझ गया ना किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन है? तो ये देखिए अच्छे से हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर वैसे ही क्वेश्चन दिया है और इस नाते दिया जा रहा है कि आप फिर समझ जाएं एकदम से। निम्न अपक्रिया में किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है? ये तो मैंने समझाया भी आपको है। अब देखिए भाई समझ लीजिए, इसको फिर से समझिए। देखिए कॉपर सल्फेट था ना, तो देखो कॉपर में +2 चार्ज है इस कॉपर सल्फेट में, ठीक, सल्फेट छोड़ दिए, सल्फेट का कुछ नहीं होता है। देखिए Zn के ऊपर 0 है वैसे, और यहाँ पर Zn के ऊपर 2 चार्ज आ गया इस यहाँ पे Zn सल्फेट में, और देखिए Cu जो है 0 है ऐसे। तो देखो भाई किसका कम हो रहा है किसका बढ़ रहा है? तो देखो Zn का Zn+2 में बढ़ रहा है, और कॉपर +2 का देखो 0 हो गया है, तो इसका घट रहा है। जिसका बढ़ रहा है उसका ऑक्सीकरण है, और जिसका घट रहा है चार्ज उसका अपचयन है। तो यानी कहने का क्या मतलब है? कैसे लिख देंगे? लिख देंगे कि देखो भाई किसका बढ़ा किसका घटा, तो लिखेंगे देखो भाई Zn, देखो Zn
कहोगे भाई Zn जो है Zn+2 में बदला है, तो इसका चार्ज बढ़ा, तो यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है ऐसे, ठीक, ऑक्सीकरण। और कम किसका हुआ, तो कम किसका हुआ, कॉपर का, किस में बदल गया, कॉपर में, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब अपचयन। एक बार हिंदी लिख दे रहा हूँ, एक बार इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, जिससे कि दोनों को दिक्कत ना हो। तो ये रिडक्शन या अपचयन कहलाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाए तो किस प्रकार व्यवहार करेगा। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए बताएं, समझाए हैं। देखिए भाई समझा दें फिर से एक बार। देखिए कह रहा है बनाइए, देखिए ये देखिए फिर से देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए भाई ऐसे करिए, उसके बाद देखिए अब ऐसे कर लीजिए। देखिए तो ये कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाए तो इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, तो इसका व्यवहार इलेक्ट्रोड की तरह हो जाएगा। और कैसा होगा, तो यानी इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा, इसका आंसर लिखना होगा हमें इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर क्या लिख दिया जाए, इसका बिहेवियर हो जाएगा इलेक्ट्रोड की तरह। ऐसा हिंदी भी लिख दें, हिंदी भी लिख लो भाई, इलेक्ट्रोड लिख दो, इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी ऐसा। तो ये इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक। मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए इसको भी बताया मैंने आपको। मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, E0। हिंदी इंग्लिश सब बराबर है, तो E0 से दिखाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट। अब देखिए, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है, उसका नाम बताना है। इन अ केमिकल प्रोसेस एनी एटम और आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट्स इनटू लो पॉजिटिवली चार्ज स्टेट और हाई नेगेटिवली चार्ज स्टेट इज कॉल्ड एज। कौन सी भाई प्रक्रिया भाई बताइए, कि जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज उसका कम हो जाएगा। बताना पड़ेगा क्या इसको, इसको किस नाम से जानते हैं, अपचयन। और क्या, ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो आप चकरा जाते हैं, अभी का पूछ दिया। तो देखिए बहुत सिंपल सा बात है भाई, कोई चकराने वाली बात नहीं है इसमें, रिडक्शन कहते हैं। देखिए कह रहा है कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया था अभी को, अभी बताएं। देखो मान लो यही है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो देखो पॉजिटिव क्या होगा, कम नहीं हो गया, देखो Cu बन गया। ये Cu नहीं बन जाता है, ये Cu है भाई, ये Cu है। समझिएगा, समझ ना पाए का लिख दिए हैं, देखिए ऐसे, ये Cu है। तो देखिए इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो देखिए चार्ज +2 था, यहाँ 0 हो गया है। तो इसीलिए क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन का प्रोसेस कहलाएगा। तो रिडक्शन इसका नाम या अपचयन कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपचयन या रिडक्शन। तो ये भी समझ जाएगा इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा रिडक्शन या अपचयन। लिखा था रिडक्शन मैंने, देख लीजिएगा कि मिस्टेक तो नहीं कर दिया था। रिडक्शन कहेंगे या अपचयन कहेंगे, रिडक्शन कहते हैं या फिर इसको अपचयन के नाम से जानते हैं। तो रिडक्शन या अपचयन के नाम से जानते हैं। देखिए अपचयन यानी अपचयन क्रिया कहेंगे इसे, ठीक। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना माना जाता है। अरे बाप रे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, अभी बताए भी हैं। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो विभव माना गया 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माना गया है। तो 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए इसलिए पहले मैंने आपको बूस्टअप बता दिया भाई, कि जिससे आपको दिक्कत ना आए। लेकिन नस्ट इक्वेशन भी आ गया, देखिए अभी बताया भी था मैंने। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछेगा कहीं ना कहीं। तो नस्ट इक्वेशन अभी जस्ट बताया मैंने। तो नस्ट इक्वेशन देखो फिर से लिखो भाई, देखो E = E0 + 2.303 RT/NF log, ऊपर क्या लिखा गया था, लॉग, ऊपर लिखा गया था Mn+ लिखे थे, देखो, और डिवाइड बाई m ऐसे लिखा जाता है। तो ये नस्ट इक्वेशन है।
नेक्स्ट इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ये पूरा पोर्शन का सॉल्व कर लो, इतना पोर्शन सॉल्व अगर कर लो तुम तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो एक और लिख दे रहा हूँ मैं, एक तरीका और लिख के दिखा देता हूँ मैं, जिससे आप कंफ्यूज नहीं कि सर देखो ऐसा लिखा हुआ था मेरे बुक में, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर का कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे तो कैलकुलेशन करने पे आता है 0.059 आता है और n बचा रह जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी देखिए लॉग, और ये बच जाएगा mn प्लस, क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि जो नीचे m है उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। तो ये भी है, ये भी नेक्स्ट इक्वेशन है। तो चाहे आप इस फॉर्म में लिख दो चाहे उस फॉर्म में लिख दो, बात एक है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन भी लिखना जान गए आप। चलो ये देखो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई बच्चा अगर पढ़ के नहीं जा रहा है, रट्टा मार के जा रहा है तो कर नहीं पाएगा। देखिए नष्ट समीकरण में यफ का मान कितना होता है, अब ये वही बता पाएगा जो नष्ट इक्वेशन अच्छे से जानता होगा। तो देखिए एफ का मान, एफ को कहते हैं फैराडे नियतांक, और फैराडे नियतांक का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 96500 कूलाम, या कूलम कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं कूलॉम। तो ये इसका मान है, फैराडे नियतांक बोलते हैं इसे हैं। किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं फैराडे। इसको मैंने बताया भी था, बूस्टर वाले भी तो बताया था मैंने आपको, तो बूस्टर वाले में भी इसलिए बता दिया आपको है, फैराडे नियतांक कहते हैं, फैराडे कांस्टेंट इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। वह विद्युत रासायनिक सेल पूछ रहा है कि भाई विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई विद्युत रासायनिक सेल किससे कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में देखिए होता क्या है, विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं उसमें इधर देखें, उसमें क्या होता है कि केमिकल रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को हम बदलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल का मतलब है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाए, यानी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऐसे सेल को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो लिख दीजिए एक लाइन का डेफिनेशन, ऐसा सेल जिसकी सहायता से केमिकल या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो ये अच्छा सा डेफिनेशन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, ओह गैल्वानिक सेल का एग्जाम्पल बताओ, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वानिक सेल। कहने वाली कोई बात है क्या भाई, गैल्वानिक सेल का एग्जाम्पल कौन है। गैल्वानिक सेल का एग्जाम्पल सभी कोई जान रहे हैं, क्या नाम है इसका, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल लिख दीजिएगा एकदम। और डैनियल सेल करें हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, तो भाई ऐसे लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, और कोई तरीका थोड़ी डैनियल लिखने का। डैनियल सेल ही सेल लिखाता है, सेल सेल लिखाता है, बस ऐसा, ठीक। तो डैनियल सेल, डैनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है। लो भाई, डैनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह कार्य करता है। अब ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है एनोड की तरह काम करेगा। अब देखिए एनोड की तरह कौन काम करेगा भाई, ये देखिए, ये साहब भी पता नहीं कहाँ से आ गए, चलिए बताते हैं। चलिए तो देखो कौन एनोड की तरह काम करेगा, तो एनोड की तरह काम करेगा कौन, तो एनोड की तरह काम करता है आपका जिंक, ऐसा। तो जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है। और जो कॉपर वाला वो कैसा काम करता है, एक बात और समझ लीजिए भाई, कॉपर वाला कैसे काम करेगा इसको भी समझ लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम कॉपर वाली की बात करते हैं, एक मिनट देखें, तो जो कॉपर वाला होता है वो किस तरह काम करता है, वो काम करता है कैथोड की तरह, कॉपर वाला। तो कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह और जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। डैनियल सेल में कैथोड पर किस प्रकार की अपक्रिया होती है। कैथोड पर कह रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कैथोड पर कह रहा है, कैथोड पर कैसा रिएक्शन होगा, तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो अपचयन का होता है। बताए भी हैं, देखिए आपको शुरू में, रिडक्शन कैसा होगा, रिडक्शन का होगा, आ जाएगा TION आ गया, चलिए रिडक्शन का होता है। और अगर यही कहता एनोड, तो एनोड पर क्या होता, तो एनोड पर देख लो, एनोड का भी देख लो भाई, कहीं क्वेश्चन एनोड पूछ दिया तब क्या करोगे। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगा वो होगा ऑक्सीकरण का, एनोड पर होगा ऑक्सीकरण। तो इस बात का ध्यान रखेंगे,
ठीक, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए, लवर सेतु के दो कार्य, अभी तो बताया दोनों कार्य हैं, फिर से देखिए दो कार्य क्या हैं। एक क्या करेगा कि भाई देखो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स होने से बचाता है, इनको आपस में मिश्रित होने से बचाएगा, एक काम ये हो गया। और दूसरा क्या करेगा, दोनों इसमें यहाँ और यहाँ, मतलब दोनों ही अर्ध सेल में, इसको अर्ध सेल कहते हैं, आधा सेल, दोनों ही अर्ध सेल में आयनों का सांद्रता मेंटेन करता है या बनाए रखता है। ऐसा ये दो काम लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, तो ये दोनों काम इसका हो जाएगा। डैनियल सेल के बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का परिवाह की दिशा क्या होती है? देखिए बताया था इसको मैंने, इसीलिए देखिए भाई क्या होगी भाई, तो देखिए भाई डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे बहेगा। तो डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा देखिए कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। अगर ये सॉरी एनोड से कैथोड, नॉट है, इट इज़ अ एनोड, एनोड से कैथोड जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाता, इधर दिशा में जाता है। तो दिशा पूछा था ना, को डायरेक्शन पूछा था आपसे, तो अगर डायरेक्शन पूछ रहा है तो इस डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई देखो एनोड से डायरेक्शन किधर होगा, कैथोड होगा। एनोड और कैथोड हिंदी अंग्रेजी बराबर है। अभी मत सोचिएगा सर इंग्लिश लिख दिए तो हिंदी वालों को नहीं लिख रहे हैं। देखिए एनोड ऐसे लिखते हैं, एनोड, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। ओके, आगे देखिए भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर की ओर स्थित होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव होता है। उसका इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है भाई, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव जो ऊपर की तरफ होगा, देखो भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की तरफ होगा उसका इलेक्ट्रोड विभव कैसा होगा, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव अपचयन का होगा, यानी रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऐसा। जिसका जितना ऋणात्मक रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव होगा वो ऊपर, सबसे ऊपर रहेगा। जैसे सबसे ऊपर देखिए क्या, सबसे ऊपर जो है लिथियम पाया जाता है, लिथियम, और इसका इलेक्ट्रोड विभव माइनस 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग करके है, मुझे याद नहीं पूरा, इसका वैल्यू नहीं याद आ रही है कि पूरी वैल्यू इसकी कितनी है, लेकिन 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आती है। तो लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव जो होगा हमसे अपचयन का होगा ये, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव सबसे निगेटिव है, सबसे कम कह सकते हैं ये है। तो कौन सा होगा, अपचयन का होता है, तो इसको अपचयन लिख दीजिएगा। आगे देखें, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की तुलना की जा सकती है। और धातुओं की क्या तुलना करते हैं ये कह रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से धातुओं की रिएक्टिविटी की तुलना करते हैं, कौन कितना एक्टिव है इसकी बात करते हैं। जो ऊपर है वो सबसे एक्टिव है और जैसे जैसे नीचे आएंगे उसकी एक्टिवनेस कम होती जाएगी। तो इसका आंसर सर लिखा होगा मैंने, हाँ क्रियाशीलता। देखिए रिएक्टिविटी की तुलना करते हैं, एक्टिविटी मतलब वही कौन कितना क्रियाशील है। तो जो सबसे ऊपर है, देखिए जो सबसे ऊपर है लिथियम सबसे एक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे आओगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब नीचे हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, तो किसकी करेंगे, क्रियाशीलता की तुलना की जाती है। तो देखिए क्रियाशीलता मैंने लिखा हुआ है, क्रियाशीलता की तुलना की जाएगी। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए आपके लिए, और इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे से क्वेश्चन मैं एक चैप्टर और बचा है उसका बनाऊंगा, और फिर जो है फिर से स्टार्ट करूंगा कि आपको लगातार मैं देता रहूं जिससे आप बूस्टअप होते रहें। और ऐसे कई बार आप करते रहेंगे, बार बार आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो ये काम मैं करता रहूँगा, और साथ ही साथ क्या करूँगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट अब हैं अब केवल उन पर फोकस कर रहे हैं, तो उनका भी वीडियो मैं बना करके डालता रहूँगा। तो आप उसको अपना लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक करेंगे सभी कोई, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके आगे का जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आधारित होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।